आज के समय में हर किसी के पास में बैंक में उनका एक अकाउंट होता है, चाहे वो एक बच्चे का अकाउंट हो, चाहे वो एक बूढ़े का अकाउंट हो। हर व्यक्ति के पास में अपना-अपना अकाउंट होता है। जब भी आप बैंक में जाते हैं तो आपके पास में 2 ऑप्शन जो है वो दिए जाते हैं कि भैया आपको एक सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है या करंट अकाउंट ओपन करवाना है। वैसे इन दोनों ही अकाउंट के बीच में अगर हम बात करें तो भैया डिपॉजिट भी होता है, यानी आप किसी भी अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हैं, जो भी आप ट्रांज़ैक्शन करना चाहते हैं वो ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। लेकिन आखिर इनमें क्या मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल केयर, जहां पे दोस्तों मैं करता हूं आपके वेल की केयर। सेविंग अकाउंट वर्सेस करंट अकाउंट, दोनों में हम बात करें मेन डिफरेंस की कि भाई इन दोनों से के क्या उद्देश्य है, कि क्या आपको सेविंग अकाउंट जो है वो क्यों ओपन करवाना चाहिए या फिर करंट अकाउंट जो है वो क्यों ओपन कराना चाहिए। तो पहले हम बात करें कि भाई सेविंग अकाउंट की, तो देखिए जो सेविंग अकाउंट रहते हैं वो भी काफी अलग अलग तरीके के रहते हैं। जैसे सीनियर सिटीजन के लिए एक अलग अकाउंट होता है, सैलरी अकाउंट होता है, जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, नॉर्मल अकाउंट होता है, महिलाओं के लिए भी आजकल एक अलग से अकाउंट जो है वो होना चाहिए। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो बहुत ज़्यादा बैंक जो है वो प्रोवाइड करते हैं। सेविंग अकाउंट की पर्टिकुलर हम बात करें तो ये देखिए, ये तो टाइप्स ऑफ सेविंग अकाउंट हो गए। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई सेविंग अकाउंट ही आपको क्यों ओपन करना चाहिए और ये किसके लिए है, तो सेविंग अकाउंट जैसे छोटे मोटे हम ट्रांजेक्शन करते हैं, ये ट्रांजेक्शन के अलावा अगर वो जो अमाउंट हमारा उस बैंक में जमा रहता है तो उसके ऊपर अगर हम इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बेसिकली सेविंग अकाउंट की जो है वो जरूरत होती है। बात करें कि आपको करंट अकाउंट क्यों ओपन कराना चाहिए, तो करंट अकाउंट जो है वो बेसिकली होता है जो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस प्रोस्पेक्ट से, जैसे एलएलपी है या फर्म है या फिर प्रोप्राइटरशिप है या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या जो भी व्यक्ति अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन करना चाहता है उसे आइडियली करंट अकाउंट जो है वो ओपन करना चाहिए। अब बिजनेसमैन के लिए सेविंग अकाउंट के बदले करंट अकाउंट जो है वो ओपन करना क्यों जरूरी होता है। देखिए छोटे मोटे व्यापारी को तो काफी सारी चीजें यही पता नहीं होती है कि आखिर उन्हें करंट अकाउंट ओपन क्यों करना चाहिए। इसे सबसे ज्यादा इसमें बेनिफिट ये मिलता है कि देखिए सेविंग अकाउंट में जो है वो थोड़ा सा ट्रांजैक्शन पे कुछ लिमिट रहती है कि आप जो है वो पर्टिकुलर जो है वो 3 या 5 ट्रांजैक्शन पूरे महीने में एटीएम के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन करंट अकाउंट की सिचुएशन में ऐसा नहीं रहता है, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि भाई बिजनेस प्रोस्पेक्ट से ये चीजें हो रही है तो उसमें से कोई दिक्कत नहीं जाती है। जितना बड़ा ट्रांजैक्शन और जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं उतने ज्यादा आपके सिविल स्कोर में भी वो चीजें बेहतर होते जाती है, ताकि आपको भविष्य में बैंक इजी तरीके से लोन की सर्विस भी जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। इसके साथ ही साथ बड़ा जो भी ट्रांजैक्शन है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है, तो इसके लिए जो है वो करंट अकाउंट जो है वो वहां पर बिजनेस पर्पज से आपको ओपन कराना चाहिए। अब सेविंग अकाउंट जो रहता है उस सेविंग अकाउंट के अंदर भी एक ऑटो स्विप करके एक फैसिलिटी जो है वो आपको मिलती है। अब ये ऑटो स्विप फैसिलिटी क्या होती है इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। जैसे मान के चलिए कि सेविंग अकाउंट जो है उसका एक मिनिमम आपको जो है वो बैलेंस मेंटेन करना होता है। जैसे 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, कुछ में जीरो भी रहता है। हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि 10,000 रुपए एक मिनिमम एवरेज जो है वो पूरे मंथ में आपको या डेली के बिहाफ पर आपको उसको मेंटेन करना रहता है। अब डेली तो यूज नहीं होता है, यानी डेली को मेंटेन आप नहीं कर सकते, लेकिन वो मंथली एवरेज जो है वो आपका कैलकुलेट होता है। जैसे कभी किसी दिन उस अकाउंट में 50,000 रुपए है, किसी में 5,000 रुपए है, तो वो एवरेज मिला के आपका 10,000 रुपए होना चाहिए। अब मान के चलिए कि 10,000 रुपए आपके अकाउंट में अभी पड़े हुए हैं, तो वहां पर तो आपको ऑटो स्विप फैसिलिटी का जैसे आपने एक्टिवेट करके रखी हुई है, तो कैसी कंडीशन में आपने 50,000 रुपए किसी दिन है, अब वो 50,000 रुपए पूरे 7 दिन तक आपके अकाउंट में है, तो 10,000 रुपए माइनस चूंकि आपका जो एवरेज बैलेंस है उसको हटाने के बाद में जो 40,000 रुपए है तो उसमें ऑटो स्विप जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको एफडी के इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग जो है वो बेनिफिट देखने को मिलता है ना, उस पर ब्याज देखने को मिल जाता है। इसके बाद में कभी 10,000 रुपए के अलावा भी अगर छोटा मोटा ट्रांजेक्शन कम ज्यादा होता है तो 10,000 छोड़ के जो भी आपका एक्स्ट्रा बैलेंस है वो मिल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस बीच में पैसे नहीं निकालते हैं, आप बिल्कुल चाहे जितना चाहे उतना पैसा आप निकाल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो आपका एफडी के अकॉर्डिंग जो भी इंटरेस्ट रहता है वो ऑटो स्विप फैसिलिटी में कैलकुलेट होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट की। देखिए जो करंट अकाउंट रहता है उसमें चूंकि जो ट्रांजेक्शन की लिमिट रहती है वो अनलिमिटेड रहती है, किसी में भी इस तरीके से बड़े ट्रांजेक्शन हो या छोटे ट्रांजेक्शन हो उसे आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है ना, जो अकाउंट में अमाउंट आपका रखा हुआ है उसमें आपको कोई भी ऐसा इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता। लेकिन सेविंग अकाउंट का मतलब ही ये होता है कि भाई आपके पास में जो भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है उसके ऊपर आपको जो भी एनुअल यानी जो एनुअल इंटरेस्ट है वो मिलते हैं, जैसे जो कि नॉर्मली 4 से 6% के बीच में बैंक टू बैंक जो है वो वेरी करता है। अब यहाँ पर आपको जो भी अमाउंट आपका रखा हुआ है उसमें एनुअली डिसाइड होता है। जैसे मान के चलिए कि किसी बैंक का जो अमाउंट है
वो 5% आपको साल का ब्याज मिलता है। तो 5% के हिसाब से आपको 365 दिन जो भी आपका अमाउंट रहता है, तो 365 दिन के हिसाब से अगर आप उसे कैलकुलेट करते हैं, यानी 4% को डिवाइड करेंगे हम 365 दिन में, तो जो भी आंसर रहता है उसमें एक दिन का जो है वो अमाउंट रहता है। सपोज अगर मान के चलिए किसी दिन आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है, तो 10,000 रुपए के हिसाब से जो भी एवरेज आपका बैलेंस आता है उसमें वो कैलकुलेट होता है। और किसी दिन 1,00,000 रुपए आपके अकाउंट में रखे हुए हैं, तो उस हिसाब से जो है वो अमाउंट आपका ब्याज कैलकुलेट होता है, जो कि आइडियली जो भी ब्याज आपका बनता है वो बेसिकली ज़्यादातर बैंक जो है वो हर 3 महीने में आपके अकाउंट में जो भी ब्याज बना है उसको क्रेडिट कर देती है। अब हम बात करते हैं कि भाई टैक्स जो है उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो देखिए जो टैक्स का कैलकुलेशन होता है वो ऐसे होता है कि सपोज आपका जो सेविंग अकाउंट है, अब वो सेविंग अकाउंट में आप 10,000 रुपए या उससे ज़्यादा जो भी आप टैक्स मतलब अमाउंट आप कमा रहे हैं, तो उस पे आपको टैक्स देना रहता है। जैसे मान के चलिए कि आपने पूरे साल भर में, यानी जो भी इसका वित्तीय फाइनेंशियल ईयर अगर हम बोलें, तो उसमें 10,000 रुपए से ज़्यादा आपने सिर्फ ब्याज में अर्निंग करी है, तो उसके ऊपर आपको टैक्स स्लैब में वो अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होता है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन हो या अलग-अलग जो कैटेगरी है, उसमें भी अलग-अलग चीज़ें बदलती रहती है। जैसे सीनियर सिटीजन में 50,000 रुपए तक की लिमिट है। अगर वो 50,000 रुपए तक का ब्याज कमाते हैं, तो उसमें ऐसा कोई भी अमाउंट जो है वो आपको टैक्स के रूप में देना नहीं पड़ता। तो एक तरीके से यहाँ पर टैक्स का गणित जो है वो कैटेगरी वाइज़ भी होता है। लेकिन अगर हम बात करें करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट में चूँकि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसीलिए उस पर ऐसा कोई भी टैक्स का कैलकुलेशन भी नहीं होता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि भाई टैक्स उसी चीज़ों पर लग रहा है जहाँ पर आप कहीं न कहीं कैपिटल गेन कर रहे हैं, यानी अमाउंट अर्न करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो जो भी आप करंट अकाउंट में जैसे आपका खाता है, तो यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, वो होता है ओडी की लिमिट। जैसे ओडी लिमिट का बेनिफिट इसलिए आपको दिया जाता है, यानी जो भी व्यापारी वर्ग है, उन्हें एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो है वो बैंक प्रोवाइड ये करती है कि मान के चलिए कि आपके पास में 5 लाख रुपए का अमाउंट जो है वो आपके करंट अकाउंट में है, लेकिन किसी व्यक्ति को 6 लाख रुपए देना है, तो उस कंडीशन में और बैंक फिर एक्स्ट्रा आपको 1 लाख रुपए की मान के चलिए एक ओडी की लिमिट आपको प्रोवाइड करती है। उस कंडीशन में ये होता है कि जो आपने 6 लाख रुपए निकाले हैं, तो 1 लाख रुपए जब भी आपका जो बैलेंस है वो माइनस में हो जाता है। जब भी आप बैलेंस यानी जो भी अमाउंट है वो जमा करते हैं आपके करंट अकाउंट में, तो वो 1 लाख रुपए चूँकि जो माइनस थे, वो उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, प्लस जो भी एक एक्स्ट्रा जो चूँकि अब सीधी सी बात है, कोई भी बैंक जो है वो समाज सेवा नहीं करती है, एक एक्स्ट्रा चार्ज लेती है, तो वो चार्ज भी जो है वो ऐड हो जाता है। तो कुल मिलाकर वो 1 लाख रुपए की एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो है वो दे दी जाती है, उसे ही एक ओडी लिमिट कहा जाता है। तो ये जो है ये इस तरीके की फैसिलिटी करंट अकाउंट जो रहता है, उसके अंदर आपको प्रोवाइड होती है। ठीक इसी तरीके से जो सेविंग अकाउंट रहते हैं, सेविंग अकाउंट के अंदर क्या रहता है कि जो पूरे महीने की लिमिट रहती है, वो 3 से 5 रहती है कि भैया आपको पूरे महीने भर में ये जो बैंक है, उनसे आपको 3 से 5 ट्रांज़ैक्शन एटीएम के थ्रू आप कर सकते हैं। वैसे तो ऑनलाइन तो आप चाहें जितने कर सकते हैं, लेकिन जो भी ट्रांज़ैक्शन आप 3 से 5 मिल रहे हैं, उसके बाद में आपको कहीं न कहीं चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ये चीज़ें करंट अकाउंट में नहीं होती। लेकिन आपको सेविंग अकाउंट में जो फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि नेट बैंकिंग फैसिलिटी के थ्रू जो है वो काफ़ी सारे चीज़ों को घर बैठे ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको करंट अकाउंट में भी देखने को मिल जाती है। तो देखा जाए तो सीधी-सी बात करें, तो अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, आपका बिज़नेस है, तो उस कंडीशन में फिर आपको एक करंट अकाउंट ओपन करना चाहिए। और अगर आप घर बैठे जैसे मान के चलिए आपके पास में जो भी अमाउंट है या फिर आप सैलरीड पर्सन है, जो आपकी सेविंग हो रही है, तो फिर उसके प्रोस्पेक्टिव से आप सेविंग अकाउंट भी कर सकते हैं ओपन। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको भैया कोई सा भी जो अमाउंट है, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं चाहिए रहता, तो काफ़ी सारे लोग जो है वो अपनी तरफ से करंट अकाउंट भी ओपन करवाते हैं। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि भैया आप एक नॉर्मल व्यक्ति है, यानी आपका कोई भी बिज़नेस नहीं है, तो वो करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। बिल्कुल आप करंट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। दोस्तों ये रही पूरी जानकारी, जहाँ पर मैंने सेविंग अकाउंट का कंपैरिजन करंट अकाउंट के बीच में करके बताया है। अब आप आसानी से डिसीजन ले सकते हैं कि भैया आपको सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर करंट अकाउंट जो है वो ओपन करवाना चाहिए। इन दोनों के अलावा भी अगर आप मुझसे और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय और सजेशन मुझसे बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वेल्थ वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।